बायोलॉजिकल ब्रीथिंग के मैकेनिज्म करने का आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ठीक है, एल्वेलाई है वो हमारी क्या है, एक प्राइमरी साइट है एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए। तो जो हमारा जो ऑल ओवर ब्लड एंड टिश्यू के अंदर हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हमारा ऑटोजेट किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। जो हमारा ये डिफ्यूजन है या फिर हम एक्सचेंज ऑफ गैसेज बोले तो हमारा मेनली क्या होता है, प्रेशर और कंसनट्रेशन के ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है। और जो हमारा मेनली जो हमारी प्रेशर और ग्रेडियंट के साथ साथ ये क्या करेगा, जो हमारी मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस के ऊपर भी, मेम्ब्रेन की थिकनेस या फिर हमारी गैस की सोल्युबिलिटी क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हमारे फिर इसके अंदर हमारी एक यूनिट आती है, जब हम इसे एक्सचेंज पढ़ते हैं फिर प्रेशर ग्रेडियंट देखते हैं तो हमें एक पार्शियल प्रेशर आता है। हमारा पार्शियल प्रेशर क्या होता है, जो पार्शियल प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैस, मतलब 2 या 3 गैसों के मिक्सर है, उसके अंदर हम किसी एक गैस का जो प्रेशर देखेंगे ना उसको हम उस गैस का क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। जैसे ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर देखेंगे तो हम देखेंगे PO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का वो होगा तुम्हारा PCO2 हो गया। तो ये हमारी जो एल्वेलाई है वो है, यहाँ से हमारी क्या आएगी, लंग्स के थ्रू हमारी एयर अंदर आती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, PO2 है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है और CO2 का कम है, तो हमारी यहाँ पे क्या होगी, जो ऑक्सीजन है वो अंदर आएगी, क्योंकि अंदर है क्योंकि यहाँ पे CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है। यहाँ से होते फिर हमारे प्राइम पुल्मोनरी वेन के अंदर जाएगी एल्वेलाई से वो हमारी, और यहाँ से होती हुई हमारी पूरी बॉडी के अंदर जाती है। यहाँ पे हमारी क्या होता है, O2 का यूटिलाइजेशन होगा, कैटाबोलिज्म होगा। तो कैटाबोलिज्म से हमारी क्या होगी, कैटाबोलिज्म होगी। कैटाबोलिज्म के बाद हमारा क्या होता है कि जो हमारी O2 है वो CO2 के अंदर चेंज होती है। फिर जो हमारी टिश्यू है, टिश्यू से हमारी यहाँ पे आर्टरी के अंदर सिस्टमेटिक जो वेन हमारी उसके अंदर जाती है, जिसके अंदर हमारी क्या डीओक्सिनेटेड ब्लड जाता है। डीओक्सिनेटेड ब्लड में हमारी क्या होती है कि CO2 होती है वो ऐड होती है। यहाँ पे क्या होता है कि जो ये हमारी वेन है इसके अंदर हमारा क्या होता है कि जो O2 का जो पार्शियल प्रेशर वो 40 है और CO2 का पार्शियल प्रेशर 45 है। इसका मतलब जिसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है वही डिफ्यूज़ करेगी, तो इस पर CO2 का ज़्यादा है तो यहाँ से हमारी CO2 जाएगी। ठीक, और ये यहाँ से होती हुई फिर यहाँ से हमारी वापस एल्वेलाई के अंदर होती हुई एक्सपायर बार की तरफ चली जाती है। ए ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्वेलाई एंड एल्वेलाई टू बल्ड। क्या होगा, पहले हमारी जो CO2 है उसके लिए हमारे एक ग्रेडियंट बना हुआ होता है, पहले हमारी टिश्यू से बल्ड के अंदर जाएगी फिर एल्वेलाई से बल्ड के अंदर जाने का। ये हमारा देखो यहाँ पे हमारा O2 और CO2 का वो हो गया पार्शियल प्रेशर, और ये हमारा PO2 ये हमारा जी क्या है, ये ग्रेडियंट बना रहा है गैसेस के उसके पानी में। द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हायर दैन द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। जो CO2 है उसका पार्शियल प्रेशर O2 से ज़्यादा होता है, क्योंकि बिकॉज सॉलिबिलिटी होती है CO2 की वो 20 to 25 टाइम हायर होती है O2 से। ठीक है, फिर आता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो हमारी 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है। एक तो हमारी होती है सिक्वेंस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी, और हमारे एक तीसरा होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन जो सराउंड करती है सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम को। जो टोटल थिकनेस होती है इन तीनों को मिला के वो 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। जैसे ये हमारी पूरी एल्वेलाई है, यहाँ से हमारी एयर अंदर आती है और यहीं से हमारी बाहर जाती है। ये हमारी एल्वेलाई की कैपेसिटी होगी। ठीक है, ये जो इस लेयर की ये जो आउटर साइड है ये हमारी क्या है, सिक्वेंस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर, एक लेयर ये होगी। इसके बाद ये कि यहाँ पे एक लिक्विड सा आता है वो हमारी क्या होता है, बेसमेंट सब्सटेंस हो गया। और उसके बाद जो ये हमारी आती है ये हमारी सेल्स प्रेजेंट होती है, ये वाली लेयर होती है हमारी एंडोथेलियम ऑफ बल्ड कैपिलरी। इन तीनों को मिला के हमारी क्या बनती है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनती है। हमारी कैसे जहाँ से डिफ्यूज होगी, मतलब बल्ट के अंदर आएंगी, बल्ट से मतलब क्या होगा, एल्वेलाई से बल्ट में आ गई, बल्ट से पूरी बॉडी में चली गई, फिर वापस आई टिश्यू से बल्ट के थ्रू एल्वेलाई के अंदर वापस आ गई और फिर यहाँ से बाहर निकाल दी। हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। अगर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज की बात करें तो जो बल्ड है वो मेजर मीडियम हमारा O2 और CO2 के जो हमारे ट्रांसपोर्ट है उसके लिए। जो हमारी 97% O2 है वो हमारी ट्रांसपोर्ट होती है RBC के थ्रू, और जो रिमेनिंग 3% है O2 वो हमारी डिजोल्व स्टेट में होती है प्लाज्मा के थ्रू। अब बात करें CO2 की तो जो हमारी 20 to 25% जो हमारी CO2 है वो RBC के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। जो 70% होते हैं वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में हमारी ट्रांसपोर्ट होती है। जो 7% बच गई, जो हमारी 7% CO2 बच गई वो हमारी डिजोल्व स्टेट में हमारे प्लाज्मा के अंदर होती है। फिर आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है, हमारा एक RBC के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रेजेंट होता है जो हमारा आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। ठीक, वो क्या करेगा, O2 के साथ बाउंड करेगा और रिवर्सिबल मैनर में होता है कि वो
बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा, और जब वो टिश्यू में जाएगा ना तो वो टूट के और हमारा ऑक्सी अलग बना हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा। कैरिंग जो हमारी ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, जो हमारी हीमोग्लोबिन है, इसके साथ हमारे मैक्सिमम जो 4 O2 मॉलिक्यूल है वो इसके साथ हमारे बाउंड हो सकते हैं। मैक्सिमम 4 जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं उनको ये ट्रांसफ़र कर सकता है। बाइंडिंग ऑफ O2 है हीमोग्लोबिन की, वो हमारी डिपेंड करती है एक तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पे, दूसरा हमारा हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन पर, तीसरा हमारा टेम्परेचर पे। ये हमारी क्या होती है, कर हमें जब हम ग्राफ बनाएं मतलब परसेंटेज सैचुरेशन का हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ और पार्शियल प्रेशर का O2 के साथ, तो ये क्या करता है कि हमारी एक सिग्मोइड कर्व देता है। सिग्मोइड कर्व कैसे, देखो यहाँ धीरे धीरे हमारी यहाँ से बढ़ती जाएगी, लेकिन जब क्या होता है कि यहाँ पे हमारे जैसे 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बाउंड हो गए, फिर मतलब क्या होता है कि हमें यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे जाके हमें क्या मिलता है, कांस्टेंट मिल जाएगा। इससे ज़्यादा इसके अंदर कोई, इससे ज़्यादा ऊपर ये जा ही नहीं सकती। यहाँ पे आके कांस्टेंट हो जाती है। हम यहाँ पे चाहे भी अब कितने भी ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, कुछ भी हो, कितना ही प्रेशर बढ़ा लो, यहाँ पे सिर्फ 4 ही जो मॉलिक्यूल है वो ही बाउंड होंगे, उससे ज़्यादा इसके साथ बाइंड नहीं होंगे। सिग्मोइड कर्व में ओपन होती है, इसको हम बोलते हैं O2 डिसोसिएशन कर्व भी बोलते हैं। तो सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन वेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 का जो हमने ग्राफ बनाया, इसको हम क्या बोलते हैं, O2 डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। बाइंडिंग ऑफ O2 होगी एल्वलाई के अंदर, हमारी क्या होती है, O2 की और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग होती है। तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, जब O2 ज़्यादा होगी तभी बाइंडिंग होगी, और O2 बाइंडिंग करने के लिए क्या होना है, अगर CO2 ज़्यादा होगी तो फिर इसकी बाइंडिंग नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमें क्या चाहिए, CO2 कम चाहिए। जो हाइड्रोजन आयन है हमें वो भी कम चाहिए इसके लिए, और हमें इसके लिए क्या टेम्परेचर भी कम चाहिए। तभी क्या होगा, हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, बाइंड करके क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। फिर ये ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र होगा, टिश्यू के अंदर जाएगा। अब टिश्यू के अंदर हमें क्या करना है, जो हमारी ऑक्सीजन है उसको हमें डिसोसिएट करना है, तोड़ना है। तो वहाँ पे हमें क्या तोड़ने के लिए हमें वहाँ क्या चाहिएगा, O2 कम चाहिएगी, CO2 ज़्यादा चाहिएगी, और हमारी जो अचानक आयन की कंसनट्रेशन वो भी हमें ज़्यादा चाहिएगी, और हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। तो इसको हम किससे मार के आगे, डिसोसिएशन ऑफ O2 हमारी टिश्यू के अंदर हो जाएगी। O2 बाउंड विद हीमोग्लोबिन इन लंग्स, मतलब इससे हमें क्या पता चले कि एल्वलाई लंग्स का एक पार्ट है, तो हमारी जो O2 है वो बाउंड होती है हीमोग्लोबिन के साथ लंग्स के अंदर, एंड जो डिसोसिएशन होती है वो टिश्यू के अंदर होती है। टिश्यू के अंदर जाएगी, वहाँ पे हम कैटाबॉलिज्म की रिएक्शन होगी, और वहाँ पे हमारी क्या होगी, डिसोसिएशन ऑफ O2 होता है। जो एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डिलीवर करता है 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यू अंडर जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो हमारी कंडीशन है। तो जो हमारी जो 100 ml का ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारी 5 ml ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है। फिर अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जहाँ से हमारा मतलब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट स्टार्ट होगा, ख़त्म होगा, जहाँ पे भी हमारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ख़त्म होगा वहाँ से हमारा जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है शुरू होता है। CO2 इज़ कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हैवी, हीमोग्लोबिन एक कंपाउंड बनता है, उसके थ्रू हम इसको ट्रांसफ़र डिलीवर करते हैं। बाइंडिंग रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, मतलब क्या करेगा, जो बाइंडिंग है जो इसकी CO2 की हीमोग्लोबिन के साथ वो डिपेंड करेगी जो पार्शियल प्रेशर है CO2 उसके ऊपर। और जो PO2 है वो एक मेजर फैक्टर है, मतलब हमने क्या करेंगे, CO2 को हमें बाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे हमें क्या चाहिए, कम O2 चाहिएगी, CO2 ज़्यादा होगी तो हमारी CO2 बाइंड कर जाएगी हीमोग्लोबिन के साथ। फिर क्या करेगी, हमारे टिश्यू के फिर टिश्यू से बन गई, टिश्यू से हमारा ये मूव करके एल्वलाई के अंदर जाएगी। एल्वलाई में हमारा क्या होगा, वहाँ पे हमें क्या करना है, डिसोसिएशन ऑफ CO2 करनी है एल्वलाई के अंदर। तो हमें वहाँ पे हमारी क्या होगी, O2 ज़्यादा होती है और CO2 कम होती है, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा डिसोसिएशन ऑफ CO2 होगा फ्रॉम कार्बे अमीनो हीमोग्लोबिन से। इसके लिए हमारी एक रिएक्शन होती है, जैसे हमारा CO2 है, ठीक है, जो CO2 प्लस H2O हो गई, इसके अंदर हमारा एक कार्बोनिक अनहाइड्रेज काम करता है जो हमारे RBC के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, H2CO3 कंपाउंड बन गया, कार्बन हीमोग्लोबिन बन गया बाइंड करके, ये हमारा टिश्यू के अंदर हो गया। फिर क्या करेगा, कार्बन अनहाइड्रेज इसके ऊपर दोबारा काम करेगा और रिवर्सिबल फॉर्म में काम करेगा। कई बार क्या होता है कि इन कंपाउंड्स में भी डिवाइड हो जाता है, और ये क्या करता है, कार्बन अगर हमारा ये वापस एल्वलाई के अंदर जाएगा ना तो ये इसके अंदर वापस टूट जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, PO2 हाइट है तो ड्यू टू कैटाबोलिज्म, या मतलब टिश्यू के अंदर कैटाबोलिज्म ज़्यादा होगा तो हमारी क्या होगी, CO2 ज़्यादा होगी, तो CO2 डिफ्यूज होगी ब्लड के अंदर, एंड हमारा ये हमारा बनाएगी H2CO3 फॉर्म, ये हमारा आयन बन गए, कैटाबोलिज्म ज़्यादा इसकी ये रिएक्शन बनेगी। फिर क्या होगा बाद में हमारा, अगर एल्वलाई की बात करें तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, CO2 कम हो गया,
CO2 कम होने से हमारा क्या होगा, जो रिएक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी, तो हमारी फॉर्मेशन हमारा कंपाउंड बन जाएगा CO2 प्लस H2O। तो टिश्यू के अंदर क्या होता है कि CO2 हमारी ट्रैप्ड होती है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। टिश्यू में हमारा क्या बनता है, बाइकार्बोनेट हमारा टिश्यू के अंदर बनता है। फिर आता है एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीनेटेड बल्ब डिलीवर अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 टू अल्वलाई। मतलब क्या था कि जो 100 ml ऑक्सीजनेटेड बल्ब था ना, वो तो 5 ml हमारी O2 कर रहा था। अगर हम डीऑक्सीजनेटेड की बात करें तो हमारा जो है 100 ml डीऑक्सीजनेटेड बल्ब है वो क्या करता है, 4 ml हमारी CO2 को ट्रांसफ़र करता है। अब हमने सारी मतलब क्या पढ़ लिया, रेगुलेशन हमने क्या करा, अभी ट्रांसफ़र कर लिया, एक्सचेंज कर लिया गैसेज का मतलब मैकेनिज्म देख लिया। उसके बाद ये आता है कि सारी की चीज़ें हमारी कंट्रोल कौन करता है इन सबको, तो इसके लिए हमारा क्या आता है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। कैसे रेगुलेट होते हैं, कैसी सारी चीज़ें ऊपर वाली काम करती हैं। तो क्या होता है, एक रेस्पिरेटरी राइथम सेंटर प्रेजेंट होता है मेडुला के अंदर, जो हमारा रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रेगुलेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, एक हमारा दूसरा क्या होता है कि निमोटोटॉक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है हमारा पोन्स रीजन के अंदर, जो वो क्या करेगा, मॉडरेट करेगा फंक्शन को। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मैं रेस्पिरेटरी राइथम सिस्टम है, उसको कंट्रोल कौन करता है, निमोटिक टेंस सेंटर, न्यूमोनोटॉक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है पोन्स के अंदर, वो इसको कंट्रोल करेगा। जो न्यूरल सिग्नल होते हैं हमारे सेंटर से, हमारा सेंटर कौन सा है, न्यूमोनोटॉक्सिक सेंटर, यहाँ से क्या करता है, रिड्यूस करेगा ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। ये क्या करता है, जो इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन उसको कम कर दे, एंड हमारी क्या करता है, जो रेस्पिरेटरी रेट है उसको कम कर देगा। हमारे कुछ होते हैं कीमोसेंसिटिव एरिया होते हैं, सिचुएटेड होते हैं एडजेसेंट टू राइथम सेंटर, विच इज हाईली सेंसिटिव होते हैं O2 एंड H2 पॉजिटिव आयन के लिए। तो मतलब कुछ कीमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होते हैं हमारे राइथम सेंटर के पास, वहाँ वो क्या करते हैं कि जो CO2 है वो अच्छा पॉजिटिव है, वहाँ पे अगर ज़्यादा हो गई तो वो सिग्नल देंगे। जैसे हमारा होता है कि वहाँ पे क्या हो गया, CO2 हमारी टिश्यू के अंदर ज़्यादा हो गई और H पॉजिटिव आयन हो गए। ठीक है, तो ये इससे हमारा क्या होगा, जो कीमोसेंसिटिव सेंटर है हमारा वो एक्टिव हो जाएगा। वो एक्टिव होने के बाद क्या करेगा, सिग्नल देगा राइथम सेंटर को। और जो राइथम सेंटर है वो हमारा क्या कर देगा, वहाँ पे एलिमिनेट कर देगा O2 और CO2 को, वहाँ से हमारे CO2 और H पॉजिटिव आयन को वहाँ से निकाल देगा। फिर क्या होता है कि जो रिसेप्टर एसोसिएटेड होते हैं एरोटिक आर्क के साथ एंड हमारे कैरोटिड जो आर्टरी है उसके साथ, वो क्या करते हैं, क्या रिकॉग्नाइज करेंगे चेंज को CO2 एंड H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन में। फिर ये क्या करेंगे, मैसेज को मैसेज जो भी मैसेज सिग्नल है उसको सेंड करेंगे राइथम सेंटर को, और जो राइथम सेंटर है फिर क्या करेगा, इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, क्या था, सबसे पहले मैं तो इसके अंदर रेगुलेशन में हमारा क्या था कि रेस्पिरेटरी राइथम सेंटर प्रेजेंट होता है हमारे मेडुलर रीजन के अंदर, जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे रेस्पिरेशन की रेगुलेशन के लिए। जो हमारा राइथम सेंटर है उसको कंट्रोल कौन करता है, हमारा निमोटोटॉक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है, वो हमारे क्या करता है, जो इसके सारे फंक्शन होते हैं राइथम सेंटर के उसको कंट्रोल करेगा। फिर जो न्यूरल सेल होती हैं वो इंस्पिरेशन की रेट को कंट्रोल करती हैं और रेस्पिरेटरी रेट को कम कर देती हैं। जो फिर हमारा क्या होता है, जो मतलब जो हमारा न्यूरोटॉक्सिक सेंटर है उसके पास में हमारे कुछ कीमोसेंसिटिव एरिया परसेंट होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, जो वहाँ पे CO2 और H2 ज़्यादा हो गई तो वो क्या करेंगे, जो कीमोसेंसिटिव सेंटर है वो राइथम सेंटर को सिग्नल दे देंगे, और जब सिग्नल मिल गया कि वहाँ पे O2 और CO2 ज़्यादा हो गई तो वहाँ से हमारी क्या होती है, O2 और H पॉजिटिव आयन को एलिमिनेट कर दिया जाता है। ये है हमारा रेगुलेशन। फिर आते हैं इसके अंदर कुछ डिसऑर्डर्स भी होते हैं। जैसे सबसे पहले अगर बात करें अस्थमा की, ये क्या है, डिफ़िकल्टी है इन ब्रीथिंग, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। जैसे हम किसी धूल मिट्टी के अंदर चले गए तो हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, अस्थमा की वजह से होता है। कोचिंग ऑफ वीजनिंग हो गया ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, हमारी जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक है, उसके अंदर हमारी क्या होती है, इन्फ्लेमेशन, हमारे इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है इससे, और हमारी छींकें आने लग जाती है, उसको हम बोलते हैं अस्थमा। फिर एक होती है एम्फीफाइसीमा, ये क्या होता है, कोरोनरी डिसऑर्डर है। ये हमारी एल्वियोलर वॉल, इसके अंदर हमारी डैमेज हो जाती है, ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी, हमारी एल्वियोलर वॉल डैमेज होगी, उसकी वजह से क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया हमारा वो डिक्रीज हो जाता है। इसका मेजर केज क्या है, अगर हम सिगरेट की स्मोकिंग करते हैं उसकी वजह से हमारा क्या होता है, एम्फीसाइमा होता है। फिर आता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इसके अंदर क्या होता है कि मतलब कुछ बहुत सारी इंडस्ट्री है जिसके अंदर धूल मिट्टी ज़्यादा वो होती है। ठीक है, जब जैसी हमारी होगी ग्राइंडिंग की होगी, स्टोन ब्रेकिंग की इंडस्ट्री होगी, तो यहाँ से हमारी क्या होती है, बहुत ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस होती है, और जो हमारी बॉडी क्या होती है कि उसको सहन नहीं कर पाती, और उसकी मतलब अगर हम उसके अंदर ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा टाइम तक हम उस धूल मिट्टी में रहेंगे, ज़्यादा टाइम तक स्टोन तोड़ेंगे, तो हमारी जो
इन्फेक्शन से जो हमारा लंग्स हैं या फिर कुछ हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें फिब्रोसिस हो जाती है और हमें सीरियस हमारे क्या हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम की वजह से लंग्स डैमेज हो जाते हैं। इसलिए मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी वर्कर इन ऐसी इंडस्ट्री में काम करे, उसको पहले मास्क पहनना चाहिए, फिर धूल मिट्टी में काम करना चाहिए। तो थैंक यू एवरीवन, दैट इज़ आवर चैप्टर इज़ completed.